वह मेहनत करेगी? ललित गुस्से में बोला। मेहनत तब नज़र आएगी ना जब नतीजा अच्छा होगा। अभी तो तुम दोनों किताबें निकालो और अगला चैप्टर शुरू करो। जल्दी से संध्या ने कांपते हाथों से किताब निकाली और पन्ने पलटते हुए नज़र झुका ली। उसके दिल में अब शर्मिंदगी और डर का बोझ एक साथ उतर चुका था। ललित ने वापस अपनी कुर्सी संभाल ली, मगर उसकी आंखों में गुस्से की एक लहर साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बोला, जिंदगी में किसी की भी दी हुई अच्छे ज्ञान बुरी नहीं लगनी चाहिए, खास तौर पर जो तुम्हारा भला चाहते हों। लड़कियां अगर वक्त पर नहीं समझेंगी तो वक्त उनसे सब कुछ छीन लेता है। कमरे में फिर वही चुप्पी छा गई। सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। संध्या का सर झुका हुआ था, मगर दिल में एक वादा जाग चुका था कि कल का टेस्ट इस बार सच में अच्छा जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह ये वादा कुछ घंटे ही रहने वाला था। कमरे में सुबह की हल्की सुनहरी धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। मेज पर किताबें, लिपस्टिक, ब्रश, बालों के क्लचर सब कुछ बिखरा हुआ था। भूरी अपनी वर्दी ठीक कर रही थी, जबकि संध्या आईने के सामने खड़ी बालों में कंघा करते हुए चेहरे पर गुस्सा सजाए बैठी थी। चेहरे की रंगत हल्की पीली, आंखों में चिंगारियां, साफ झलक रहा था। हे भगवान, नैनी को कब अकल आएगी? औरतों के किसी भी समस्याओं को नहीं समझते। भगवान करे उनका दिल भी मेरी तरह जज्बातों से भर जाए। वह आईने में अपना गुस्से से भरा चेहरा लिए बोली, फिर पता लगेगा कि औरत होना कितना बड़ा बलिदान है। रात से पेट में मरोड़ मार रहा है और सुबह ज़बरदस्ती उठा दिया। इंसान को समझना चाहिए, अगर कोई लड़की मना कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई समस्या ज़रूर होगी। लेकिन ये मर्द समझते कब हैं? बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करते वह रो देने को थी। भूरी ने उसे घूर कर देखा, फिर हंसी दबाकर बोली, तुमने कौन सा बच्चा पैदा किया है जो इतनी तुम्हें तकलीफ हो रही है? वह उसका भाई था, भला वो कैसे इतने बड़े इल्ज़ाम उस पर लगवा सकती थी? इसलिए हमेशा उसके पक्ष में बोलना वह अपना कर्तव्य समझती थी। संध्या गुस्से से अपने बालों में कंघी घुमा रही थी और बोले जा रही थी, बच्चा पैदा नहीं किया तो क्या हुआ? पीरियड्स का दर्द कम होता है क्या? लगता है जैसे पेट में जंग चल रही हो। ऊपर से कॉलेज जाना है, जैसे फुटबॉल मैच खेलने जा रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, मगर मुझे मालूम है वो भेज कर ही दम लेंगे। नौकरानी ने भी इतनी बदतमीजी से जगाया, अगर उसकी जगह कोई और होता तो फिर बताती। भूरी बैग बंद करते हुए हल्के शब्दों में बोली, अरे वहाँ जाकर बैठना ही तो है। इतनी परेशानी किस बात की है? और अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं तुम्हें मेडिकल रूम लेकर जाऊंगी। वे तुम्हें दवा देंगे और थोड़ा आराम करने का मौका भी देंगे। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अब हम नैनी को तो बता नहीं सकते। अगर हम उन्हें बता दें तो तुम्हें छुट्टी की परमिशन देंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वह तुम्हें छुट्टी की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देने वाले। उनका मानना है कि ये समस्या कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये औरतों के ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वे और ज़्यादा कुछ कहती, इससे पहले ही संध्या गुस्से से बोली, तुम्हें तो कुछ महसूस ही नहीं होता ना, तुम पत्थर हो। मुझे पता है कितना दर्द होता है। इस बार तो मेरी डेट भी नहीं आ रही, पर मुझे काफ़ी दर्द भी हो रहा है। मुझे एक दिन भी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारे नैनी को बस एक ही काम है, कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाना है। एक दिन छुट्टी से उन्हें लगता है मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। ये कहते ही वो रो देने को थी। भूरी बहुत दर्द है, सच में बहुत तकलीफ में थी। उसके चेहरे से ही मालूम हो रहा था। भूरी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। नैनी तुम्हारी फिक्र करते हैं शायद, उन्हें तुम्हारी समस्याओं के बारे में नहीं पता जो तुम उन्हें इतनी बातें कह रही हो। संध्या तेज शब्दों में बोली, ये फिक्र नहीं, कंट्रोल है। पता नहीं उनकी समस्या क्या है। मैं जरा भी आराम करने लगूं तो लगता है जैसे उनकी इज्जत खतरे में आ गई हो। तुम्हारे नैनी को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। वह दिन दूर नहीं जब मैं उनसे खूब लड़ाई करूंगी। उसने जल्दी जल्दी बोला और अपने कंधे पर बैग डाल लिया और मुंह बनाते हुए बोली, भगवान उनका दिल कब मेरी तरफ पसीजेगा। भगवान करे वो मेरी तरह मेरे प्यार में तड़पे। मर्दजाद कितने कठोर होते हैं। औरत अपनी थोड़ी सी भी तकलीफ बता दे तो मजाक उड़ा देते हैं। कमरे के बाहर दरवाजे के पास ललित खड़ा था। वह चुप से उनकी बातें सुन रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई थी। उसे क्या पता था, वह आग उससे ज़्यादा अपने दिल में महसूस करता था, लेकिन वह उसे कुछ बनता हुआ देखना चाहता था। संध्या के पिता की आखिरी इच्छा थी कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन मैडम के सर पर तो हमेशा इश्क का भूत सवार रहता है। अगर मैं उससे अलग से मोहब्बत दिखाऊं तो मेरी बहन के दिल में भी कई गलतफहमियां पैदा होगी। और एक तो संध्या की उम्र भी छोटी है, लेकिन उसको न जाने इश्क का भूत सवार है। मैं उसके हर हरकतों पर नज़र रख रहा हूँ। उसका अब पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है।
उसका मनपसंद आदमी उसका पति है, लेकिन वह उससे दूर है। वह कैसे अपने आप को संभाल पा रही है? लेकिन अभी उसको दूर ही रहना पड़ेगा जब तक मेरी बहन भूरी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता। तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा संध्या, मुझे सब मालूम है। वह अपने होंठ दबाकर बोला, जब तुम मेरे बिस्तर पर होगी, जब बताऊंगा। आस्की किसे कहते हैं? जब प्रेग्नेंट हो जाओगी, बच्चे पैदा होंगे, तब देखता हूँ। ये सब चोचले कहाँ जाते हैं पता नहीं, तब क्या कोहराम होगा। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा बजाया। दोनों चौंके। जल्दी करो, उसकी गहरी आवाज़ दरवाजे के पार से गूंजी थी। पार्किंग में इंतजार कर रहा हूँ, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। संध्या ने घबराकर एक बैग कंधे पर लटकाया। बस अब यही रह गया था। भूरी हल्की आवाज़ में बोली, जी बस आ रहे हैं। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। भूरी ने अपनी किताबें उठाई, धीरे से संध्या की तरफ देखा। अपना मूड ठीक करो यार, जो भी दर्द है उसे बर्दाश्त करो, वरना नीचे जाकर नैनी के अच्छे खासे लेक्चर सुनने पड़ेंगे। एक मुसीबत बन जाएगी। संध्या ने आईने में अपना चेहरा देखकर, मेरा चेहरा देखो, मैं मरीज लग रही हूँ ना? अगर उन्होंने ये शब्द भी कहा तो मैं सीधी गाड़ी से उतरकर वापस आ जाऊंगी। मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी। भूरी ने हंसते हुए कंधे पर हाथ रखा। हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत है। नीचे जाकर एक नज़र नैनी की आंखों में देख लेना, सारी बहादुरी झाग की तरह उड़ जाएगी। वह मजाक उड़ाते हुए बोली थी, जबकि वह मिनमिनाकर बोली, भूरी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या? जल्दी से तुम भी कोई लड़का पसंद कर लो, ताकि इस पढ़ाई से जान छूटे। अरे अपने कॉलेज वाले आशिक को ही हाँ बोल दो। तुम्हें तो बस पढ़ाई करनी है, दूसरे के बारे में तुम सिर्फ मजाक उड़ा सकती हो। तुम्हें क्या पता दर्द किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो, किसी का दिल लेकर कहते हो। क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? अरे जब तुम लोगों ने दिल ही ले लिया तो तकलीफ तो होगी ना। संध्या अपना बैग झटकते हुए बोली, अरे दिल ले लेना इतना आसान नहीं होता जितने अपने आप को बेहतर बनाना आसान होता है। अगर हम बेहतर बनेंगे तो लोग खुद ब खुद हमारे पीछे आएंगे। अभी हमारी उम्र सिर्फ पढ़ाई करने की है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इस आशिकी को भूल जाओ। हाँ भूरी, तुम्हें भूलना आसान होगा क्योंकि तुमने कभी उस बेचारे संतोष को हाँ नहीं की। तुम्हारे चक्कर में मेरा इश्क सूली पर लटक रहा है। भूरी मुंह बनाकर बोली, चलो ना, नहीं तो नैनी खुद यहाँ पर आ जाएंगे, फिर तुम्हारे ये सब भाषण यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। आंसू बहने लगेंगे। संध्या ने आईने से नज़रें हटाई, धीरे से कहा, काश वह दिन भगवान जरूर लाए और उनसे पूछे एक औरत की चाहत को क्यों ठुकराया जा रहा है। वह अब काफ़ी इमोशनल हो रही थी। कमरे के बाहर से नैनी की आवाज़ दोबारा गूंजी, अब अगर 5 मिनट में नीचे नहीं आए तो कॉलेज नहीं, सीधा मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवाऊंगा। भूरी ने तेजी से अपनी फाइल उठाई, अब निकलना ही ठीक होगा। संध्या ने गहरी सांस ली, चेहरे पर मुस्कुराहट रखा, दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल ही दिल में बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, इस कठोर इंसान के दिल में मेरी मोहब्बत को भर दे, ताकि इसे अपनी प्रेमिका की चाहत हो। जबकि भूरी उसकी बात पर हंसी थी, क्योंकि पत्नी तो वही थी, उसका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहती थी। दोनों के कदमों की चाप सीढ़ियों पर गूंजी थी। उसका पेट काफ़ी देर तक दुखता रहा। उसे पिछले महीने हुए अस्पताल की बातें याद आ गई, जब वो नैनी के इतने करीब थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, उसे बड़ा दर्द हो रहा था। तब उसे सहलाने के लिए वह उसके इतने करीब जा चुका था कि उनके बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। तब संध्या ने उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया था और नैनी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया था। उसके होठों पर बरस पड़ा था। संध्या यही तो चाहती थी। उसने अपने होठों को नैनी से आज़ाद नहीं करवाया। वह नैनी के होठों का रस अपने होठों पर महसूस करती दीवानी हुई थी। उसने नैनी को अपने बाजुओं में बड़ी जोर से जकड़ा हुआ था। नैनी भी सब कुछ भूल बैठा था, उसको हर जगह से चूमते हुए उसको अब बिस्तर पर लिटा चुका था। संध्या भी उससे दूर नहीं होना चाहती थी। उसने नैनी को अपने आप को सौंप दिया था और वे दोनों दो जिस्म एक जान हुए थे। कई घंटों के मेहनत के बाद संध्या की आहें और सिसकियाँ उस कमरे में तेज हुई थी। नैनी उस पर अब आग बनकर बरसा था। संध्या ने अपनी चीखों को अपने गले में ही दबाया था। उसे पता था अगर वह जरा भी चीखेगी तो नैनी उससे दूर हो जाता। उसने अपनी चीखों को अपने गले में ही दबाया और उसे अपने ऊपर बरसने दिया। आज पूरी सुहागन हो चुकी थी। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह नैनी के इतने करीब थी और उसकी मोहब्बत को अपनी आंखों से देख पा रही थी। नहीं तो उसने हमेशा नैनी को गुस्से में ही देखा था। जैसे ही नैनी को होश आया और वह शांत हुआ तो संध्या से दूर हुआ था। संध्या ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ा हुआ था। वह नैनी से दूर नहीं होना चाहती थी। अभी भी सिसकियां ले रही थी। नैनी ने उसे जोर से हिलाया, ये मैंने क्या कर दिया? संध्या, अभी तो तुम इस लायक नहीं थी। तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
संध्या छोड़ो मुझे, होश में आओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। संध्या मुस्कुराई थी। नहीं नैनी, मैं यही तो चाहती थी। मैं छोटी नहीं हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ और इसमें गलत क्या है? और पापा और मम्मी भी तो यही चाहते हैं। संध्या, तुम इस बात को कब समझोगी? अभी तुम पढ़ाई कर रही हो और इसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट होगी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो। तुम अभी इस झमेले में ना पड़ो। नैनी, तुम कब समझोगे? मैं बड़ी हो गई हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। आज मैं पूरी सुहागन हो गई हूँ। आज एक प्यासे प्रेमी को सहारा मिल गया है। तुम अभी घर चलो और सबको कहो कि मेरी विदाई कर दें, ताकि हर रात मैं तुम्हारे कमरे में बिताऊं। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती नैनी। ललित ने संध्या को डांटा और कहा, माना कि तुम मेरी पत्नी हो, अभी तुम्हारी विदाई भी नहीं हुई और तुमसे बड़ी भूरी है। पहले उसकी शादी करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी विदाई करवाऊंगा। संध्या उदास हो गई थी। वह चुप हो गई थी, लेकिन उसके पेट में जो पल रहे बच्चे ने उसे बहुत परेशान किया था। उसे अब पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे और ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। इस बात से वो बहुत परेशान थी। उस दिन के बाद से हमेशा संध्या को डांटता और उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर संध्या उसके साथ के और उसके प्यार के लिए तरसती रहती। आज वह उन्हीं बातों को सोचकर फैसला करने वाली थी। उसने अपने दिमाग में मंसूबा बनाया था। आज वह भूरी के आशिक संतोष के बारे में सब कुछ बता दे, ताकि ललित भूरी के लिए रिश्ता ले ले। यही सब कुछ सोचकर आज वह खुश थी। आज ललित ने उनको कहा था वह उन्हें शॉपिंग पर ले जाएगा। आज बस सिर्फ मौके की तलाश में थी कि वह ललित से इस बारे में बात जरूर करेगी। वैसे उन दोनों को घर से बाहर अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। हमेशा ललित के साथ ही कहीं शॉपिंग पर जाते थे या घूमने जाते थे। कई दिनों के बाद आज उन्हें लेकर शहर जा रहा था, ताकि वे दोनों अपने लिए शॉपिंग कर सके। पूरे घर में एक हल्की सी हलचल थी। भूरी और संध्या दोनों अपनी तैयारी पूरी करके आंगन में सोफे पर बैठी हुई थी। संध्या ने पीले कलर का दुपट्टा अपने कंधों पर डाला हुआ था, जबकि भूरी घड़ी पर वक्त देखकर बार बार गुस्सा हो रही थी। अब तक नहीं आए नैनी, पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हैं, भूरी ने तंग आकर कहा। संध्या ने घड़ी की तरफ देखकर सर झटका। पता नहीं उनके पास इतने काम कहाँ से आ जाते हैं। जब बाहर जाना हो तो हर बार इंतजार करना पड़ता है। आंगन में घड़ी की टिक टिक, बाहर के पेड़ों में हल्की हवा की शोर, बस यही आवाज़ बाकी रह गए थे। कुछ देर के बाद भूरी ने कहा, चलो देखते हैं भाई के रूम में क्या हो रहा है। शायद वह वही। संध्या ने चौंक कर कहा, पागल हो गई हो? तुम्हें पता है उन्हें ये बात कितनी बुरी लगती है? तभी सामने से ललित गुस्से में आग बबूला होता बाहर आया था और उन दोनों को बाहर खड़े देख गुस्सा हुआ था। तुम्हें यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी? ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं। चलो जल्दी अंदर। ललित को जरा भी पसंद नहीं था उसके ऑफिस के लोग उसकी बहन को या उसकी पत्नी के बारे में बात करें। वह सारा गुस्सा अब संध्या पर उतारना चाहता था, क्योंकि संध्या ही आगे थी, भूरी पीछे थी। उसे लगा कि ये सब संध्या के कहने पर हो रहा था। उसे बाजुओं से पकड़ता हुआ वह सीधा अपने रूम में ले गया था। संध्या, तुम्हें कब समझ आएगा? तुम अपने नादानी के चक्कर में भूरी को भी अपने साथ घसीटती हो। अब की संध्या बहुत तेज चीखी थी और कहा, अब की दोबारा मुझे नादान मत कहना। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं 19 साल की हो गई हूँ। तुम्हारी बहन भूरी, वह भी अब बच्ची नहीं है, वह 21 साल की हो गई है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा मुझे नादान कहते हो? उस दिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, अगर मैं नादान होती तुम मुझे टच भी ना कर पाते। मैं चीख कर पूरा अस्पताल अपने सर पर उठा लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है ललित, इस बात को तुम समझ क्यों नहीं रहे? और हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी भी बताते चलूँ, तुम अब पिता बनने वाले हो। पर जिसे तुम हमेशा नादान बच्ची कहा करते हो, ये अब एक माँ बनने वाली है। तुम्हारी इज्जत इसी में होगी कि तुम चुप से मेरी विदाई करवा लो, ताकि घर वालों को पता ना चले कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और ज़्यादा भोले बनने की कोशिश ना करो। मुझे पता है तुम भी मेरे बिना बहुत तड़पते हो। ललित बिल्कुल चुप खड़ा संध्या को देखता ही रह गया। उसके हाथों की पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। मिस्टर ललित, मेरे हाथों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ रहे हो? क्या तुम्हारी सारी अकल घास चरने चली गई है? इस घर के इकलौते चश्मो चिराग, जो हर काम को बड़ी समझदारी और ध्यान से करता है, एक जलती महबूबा के आग में जलकर भस्म हो गया है। अब दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगे मिस्टर ललित, मेरे हस्बैंड जी? चलो अब जो मैं कहती हूँ उसको बड़ी ध्यान से सुनो। तुम्हारी इकलौती बहन भूरी, जैसे तुम अकड़ू हो ना, ऐसे ही तुम्हारी बहन भी अकड़ू है। और उस अकड़ू लड़की पर मेरी तरह एक नादान लड़का फिदा है। अगर तुम ये सब राज छुपाना चाहते हो तो जल्दी से अपनी बहन का रिश्ता
उस संतोष नाम लड़के के पास ले जाओ जो हर समय भूरी की माला जाप करता है। लेकिन तुम्हारी बहन तुम पर गई है, वह अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। उसका कहना है पहले वो पढ़ाई पूरी करेगी, अपने इकलौते चश्मो चिराग भाई का नाम रोशन करेगी, उसके बाद वह अपने बारे में सोचेगी। तो मिस्टर ललित ने तो अपना नाम डुबो दिया है, लेकिन अपनी बहन की नैया डुबोने से बचा लो। संतोष उससे बेहद मोहब्बत करता है। ऐसे आशिक बहुत कम मिलते हैं जैसे मैं हूँ। तो मिस्टर अकड़ू ललित जी, मैं अब छोटी नहीं रह गई। मेरी राय कैसी लगी? वो मुंह खोले सिर्फ अपनी पत्नी को ही देखे जा रहा था। संध्या ये सब क्या बोल रही थी? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह संध्या को ऊपर से लेकर नीचे तक छूने लगा। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं? ये किस तरह मुझसे बातें कर रही है? संध्या ने कहा, मिस्टर ललित जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलो मुझे अस्पताल लेकर। ललित ने तुरंत न आव देखा न ताव देखा, उसे गाड़ी में बिठाते अस्पताल ले गया था जहाँ उसके पैरों तले से जमीन खिसकी थी। वह सच में पिता बनने वाला था। उसको खुशी भी हो रही थी और शर्मिंदगी भी। ये बात वो घर पर कैसे बताएगा? वह खुशियाँ वो घर पर कैसे बताएगा? ये सब क्या कर दिया उसने? संध्या के कहने के हिसाब से वह अस्पताल से आते समय संतोष के घर भी गया था। उसे जब सच पता चला तो बहुत खुश हुआ था। उसने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय अपनी नादान पत्नी की बात मानने की। जब वे दोनों वापस लौटे तो गौरी देवी और माया देवी हैरान परेशान खड़े थे। उन्हें लगा कि दोबारा संध्या की तबीयत खराब हुई थी, क्योंकि भूरी ने यही कहा था कि ललित उसे अस्पताल लेकर गया है। लेकिन जब माया देवी और गौरी देवी के सर पर बम फोड़ा गया तो वह एकदम हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं भूरी के लिए लड़का देखने गया था और साथ में संध्या को भी ले गया था, क्योंकि अपनी भूरी अब बड़ी हो गई है, संतोष नाम के लड़के से मोहब्बत करती है। लेकिन घर में सिर्फ मेरी डर की वजह से ये बात नहीं बताई गई थी। मैं उस लड़के से मिलकर आया हूँ। वह लड़का बहुत अच्छा है, हमारे स्टेटस का है और बहुत ही समझदार है, पर अपने घर का इकलौता चश्मो चिराग भी है। मेरी बहन भूरी को बहुत खुश रखेगा। माया देवी एकदम आश्चर्यचकित रह गई थी। उन्होंने कहा, क्या ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं? ललित ने कहा कि मैं सबसे पहले अपनी विदाई करवाना चाहता हूँ ताकि संध्या मेरे साथ रहे और मेरे कदम से कदम मिलाकर चले। संध्या की मुझे बहुत ज़रूरत है। गौरी देवी मुस्कुराई थी और कहा, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। माया देवी भी उनकी बातों से सहमत थी। 2 दिन के बाद इन दोनों की रिसेप्शन पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई गई थी, जिसमें शहर भर के सभी रिश्तेदार दोस्त शामिल थे। शाम को जब पार्टी खत्म हुई, माया देवी और गौरी देवी ने संध्या को ललित के कमरे में पहुंचाया था। संध्या तो खुशी से उछल रही थी। आज उसका प्रेमी उसे अपने कमरे में आने से नहीं रोक सकता था। आज वो पूरे अधिकार के साथ उसके कमरे में विराजमान थी। ललित भी अपनी भारी भरकम शेरवानी उतारते संध्या के कदमों में बैठा था। तुम सच में बहुत बड़ी वाली तोप हो। मुझे पाने के लिए तुमने कितना बड़ा गेम खेला। मुझे अपने बाहों में भरने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। संध्या, सच में तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा था। अब ये शर्माना छोड़ो, जल्दी से अपने इश्क में डुबो दो। ये प्यासा कब से तड़प रहा है। संध्या ने कहा, तड़प तो मैं भी रही हूँ, लेकिन नैनी तुमने मुझे बहुत तड़पाया। आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। थोड़ा इंतजार करो, मुझे जी भरकर इस अकड़ू आदमी को देखने दो जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, अपने आस पास भी नहीं भटकने देता था। आज तुम भी वह सब महसूस करोगे जो मैंने किया है। यहाँ तक आने के लिए बहुत तड़पी थी। उन सारी रातों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। आखिर संध्या बताओ, मेरी सज़ा क्या है? मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। सज़ा यही है कि मैं बिन कपड़ों के तुम्हारे सामने रहूँगी और जब तक मैं न कहूँ मुझे टच नहीं करोगे। संध्या, ये कैसा कातिलाना हमला तुम कर रही हो? भूखे शेर के सामने इसका शिकार है और उसे खाने से मना कर रही हो। ये कैसे मुमकिन होगा? चलो ठीक है, मुझसे पहले तुम हार जाओगी, मुझे विश्वास है। संध्या तुरंत ललित के कंधों पर चिपक गई थी और कहा कि मैं तो तुमसे खुद ही दूर नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हें भला क्या सज़ा दूंगी? चलो अब ये सज़ा ख़त्म हुई। चलो आज सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होगा। ये कमरा पूरा मोहब्बत से गूंजना चाहिए। पूरी रात ललित और संध्या की सिसकियाँ गूंजती रही। सुबह उन लोगों को भूरी की सगाई करनी थी और उसके लिए काफ़ी काम था। आज भूरी भी शर्माई लजाई घूम रही थी। भूरी का आशिक उसे मिल रहा था, उसे और क्या चाहिए था। ललित ने अपना कड़वा रवैया बदल लिया था। अब वह सिर्फ मोहब्बत से बात करता था। आज उनके घर में भूरी और संतोष की सगाई थी। संतोष भी अपने माता पिता के साथ उनके घर सगाई में आ चुका था। उनका पूरा परिवार इस घर में मौजूद था। बड़ी हंसी खुशी के साथ भूरी की सगाई हो गई थी और 2 महीने के बाद भूरी की शादी थी। वह रोज़ दोनों सहेलियां आपस में बात करती थी। वह उसे अपनी सुहागरात की बातें बताती थी।
भूरी को पूरा तैयार कर रही थी। भूरी भी उससे सारी बातों को जान लेना चाहती थी, क्योंकि भूरी इन मामलों में बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। उसने अभी तक संतोष को आई लव यू तक नहीं बोला था, और कहाँ 2 महीने बाद उनकी शादी थी। वह बहुत घबरा रही थी। संतोष उसे रोज़ फ़ोन पर बात करता, बहुत प्यारी प्यारी बातें होती। भूरी बहुत शर्माती थी, लेकिन संध्या उसे हमेशा समझाती और उसे अपनी राज बताती। 2 महीने में उसने भूरी को पूरा ट्रेंड कर दिया था। अब वो संतोष से मीठी मीठी बातें करने लगी थी। संतोष ने उसे फ़ोन पर किस मांगा तो उसने बड़ी लजाते लजाते उसे किस दिया था। ये सब कुछ संध्या देख चुकी थी, लेकिन उसकी शर्म की वजह से वह उससे पूछ नहीं पाई। उसे पता था अगर वह भूरी को टोक गई तो वह शर्मा जाएगी। आखिर वह दिन भी आ गया था जब भूरी दुल्हन बनकर अपने पिया के घर चली गई थी। उनकी सुहाग रात बहुत दिलचस्प हुई। वह उस रात एक दूसरे से बातें करते गुजार दिए थे। संतोष ने उसकी शर्म की वजह से उसे हनीमून पर लेकर जाना चाहता था, और उसने अपनी हनीमून ट्रिप बहुत जल्दी बनाई। भूरी और वे दोनों हनीमून पर जा चुके थे। यहाँ भी भूरी बहुत लजाई लजाई रहती थी। आज संतोष उसका शर्म खत्म करने वाला था। उसने कहा कि भूरी, हम एक गेम खेलते हैं। जो सबसे पहले अपने कपड़े उतारेगा वह इस गेम को जीत जाएगा। भूरी भी फुलो फुलो में अपने पूरे कपड़े उतार गई। संतोष उसे देखता ही रह गया था। भूरी भी बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम भूरी इसलिए पड़ा था क्योंकि उसकी आंखें पूरी भूरी थी और वह खुद भी बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती थी। भूरी का स्कूल का नाम कृति था, लेकिन सभी उसे भूरी बुलाया करते थे। आज संतोष भूरी को देखकर बिल्कुल दीवाना हुआ था। उसको धीरे से पकड़ता, उसके होंठों पर अपना पकड़ मजबूत किया था। भूरी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसे धीरे धीरे कान में कहता, कुछ नहीं होगा, क्यों इतना घबरा रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। भूरी भी अब उसके बाहों में सुकून महसूस करते अपने आप को ढीला छोड़ चुकी थी। संतोष उसके होंठों को जब तक चूमता रहा जब तक उसकी सांसें न उखड़ी। भूरी भी अब धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। माहौल को और ही ज़्यादा परवान चढ़ा दिया था। वे दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके थे। सारे शर्म छू मंतर हो चुके थे। भूरी भी अब पूरी महक उठी थी। वह भी मन ही मन संतोष को चाहती थी, लेकिन अपने भाई की डर की वजह से उसने कभी संतोष को अपने ऊपर हावी न होने दिया था। आज संतोष को उसकी मोहब्बत मिल गई थी। वे दोनों पूरे हो गए थे। उस परिवार में खुशियों की बहार आ गई थी। इधर संध्या और ललित ने घर वालों को बता दिया था, बहुत जल्द इस घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। ये खबर माया देवी और गौरी देवी ने सुना तो उनके पैर जमीन पर नहीं थे। वे दोनों खुशी से झूम उठे थे। आज उन दोनों ने एक छोटा सा फंक्शन रखवाया था। भूरी और संतोष भी उस फंक्शन में आए हुए थे। भूरी भी बुआ बनने की खुशी में चहक उठी थी। वह एक गाने पर डांस कर रही थी। जब भी उसको चक्कर आने लगे थे तो वह आराम करने चली गई थी। तभी ललित ने डॉक्टर को बुला लिया था। भूरी का चेकअप करते डॉक्टर ने जो खबर सुनाई थी, उनके घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। भूरी भी प्रेग्नेंट थी। अब उनके घर में रोज बच्चों की शॉपिंग होने लगी थी और बहुत जल्द उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने वाली थी। और वह दिन बहुत जल्द आ गया था जब संध्या ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। इधर उसके 3 महीने के बाद भूरी ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। अब उस घर में सिर्फ बच्चों की चहकने की आवाज़ें सुनाई देती थी। भूरी ससुराल से ज़्यादा मायके में ही रहा करती थी। ये थी भूरी और संध्या की प्रेम कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।